रामदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां यूनिट जिसका नाम है सतह रसायन। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने कोलाइडी विलयन से रिलेटेड कुछ बात किए थे कि कोलाइडी विलयन को किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो अलग अलग आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे शुरू हम लोग पढ़े थे कि परिक्षेपण माध्यम के आधार पर 4 भागों में हम लोग पढ़े थे, है ना, जैसे हाइड्रोसाल, बेंजोसाल, एल्कोसाल, एरोसाल। उसके अलावा 2 माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण माध्यम के बीच जो बनने वाला जो बंध है उसके आधार पर हम 2 भाग देखे थे, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। और थर्ड देखे थे हम वो है कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक साल पढ़े थे। चौथा जो प्रकार है हमारा वो है कोलाइडी कणों के आणविक आकार या संरचना के आधार पर भी क्या किया गया है, कोलाइडी विलयन को जो है भागों में, कई भागों में बांटा गया है। तो उनको हमको थोड़ा सा पढ़ना है भाई, ठीक है। कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी कण क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उनको और कितने भागों में बांटा जाता है, किनके आधार पर, आणविक आकार के आधार पर, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। और इसके आधार पर इनको 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका जो भाग है वो है बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड, ये बहुआण्विक कोलाइड होता क्या है, तो बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है, तो इस प्रकार का जो कोलाइड होता है वो आपका 10⁻⁹m या इससे छोटे आकार के जो क्या होता है आपका जो कण होता है, 10⁻⁻ क्या होता है 9m या उससे छोटे आकार का जो क्या होता है कण होता है, उन कणों के समूहन से बनता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। और इस प्रकार का जो कोलाइड होता है उस कोलाइड में जो भी उनके अणु या जो परमाणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स से बंधे होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, बहुआण्विक कोलाइड। मतलब बहुआण्विक कोलाइड क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो लिख सकते हैं कि वे कोलाइड जिसमें या वे कोलाइड जो 10⁻⁹m या उससे छोटे आकार के कणों के समूहन से बनता है, बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है। और इन कोलाइड विलयन में या इन कोलाइडों में जो भी कण हैं, जो भी अणु है, जो भी परमाणु हैं, वो आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स से बंधा होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वे कोलाइड, वे कोलाइड डी, वे कोलाइड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वे कोलाइड, वे कोलाइड, कोलाइड जो 10⁻⁹m या उससे छोटे आकार के कणों के समूहन से बनते हैं बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बहुआण्विक कोलाइड को इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। इन कोलाइडों में या इन कोलाइड में या इस कोलाइड में अणु या परमाणु आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स संबंध, दुर्बल वान डेर वाल्स बंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुआण्विक कोलाइड। तो क्वेश्चन अगर आता है मान लो 1 नंबर में, है ना, तो आप लिख सकते हैं भाई कि बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है तो आप लिख सकते हैं कि वे कोलाइड जो 10⁻⁻ क्या होता है हमारा 9m या उससे छोटे आकार के जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, उन कणों के क्या बनते हैं, जब समूहन से बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। और इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं उसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो परमाणु आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध से क्या होते हैं, आपके बंधे होते हैं।
तो इस तरीक़ा से हम बहुआण्विक कोलाइड को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें इसमें, तो उदाहरण जो होता है उसमें हम उदाहरण ले सकते हैं हमारा जो सोने होता है, सोना जो होता है, गोल्ड जिसको बोलते हैं, तो गोल्ड के जो कोलाइड होते हैं, किसके कोलाइड हुए हमारा, गोल्ड के कोलाइड, गोल्ड के कोलाइड, गोल्ड के कोलाइड विभिन्न या भिन्न भिन्न आकार के गोल्ड के कोलाइड भिन्न 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 आकार के परमाणुओं के समूहन से बनते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, बहुआण्विक क्या करते हैं, कोलाइड को प्रदर्शित करते हैं। तो गोल्ड के जो कोलाइड होते हैं उसके अंदर जो भी क्या होते हैं, हमारे परमाणु होते हैं, जो भी क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, वो कई आकार के, छोटे बड़े आकार के परमाणु के क्या होते हैं, समूहन से बनते हैं। अर्थात ये कोलाइडी या बहुआण्विक कोलाइड को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही हम और भी क्या कर सकते हैं, उसमें उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे आपके क्या होते हैं, जो सल्फ़र होते हैं, सल्फ़र को क्या बोलते हैं, गंधक भी कहा जाता है। तो गंधक के जो कोलाइड होते हैं, गंधक के कोलाइड में आपका ए सेट के हजारों परमाणु क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो ये दोनों उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, बहुआण्विक जो क्या होता है, कोलाइड होता है, उसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आया भी है भाई कि बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है, तो वे कोलाइड जो 10⁻⁹ या उससे छोटे आकार के जो कण होते हैं, जब वो कण आपस में क्या हो जाते हैं, समूह में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो प्राप्त जो भी आपका कोलाइड होता है वही आपका क्या कहलाता है, बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है। और बहुआण्विक कोलाइड के अंदर जो भी कण पाया जाता है, जो भी उसके अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं, ये कण आपस में किससे बंधे होते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स से बंधे होते हैं। और इस तरीक़ा से उसको हम लोग उदाहरण दे करके गोल्ड के कोलाइड और सल्फ़र के जो कोलाइड है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका बहुआण्विक कोलाइड। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बृहदाण्विक कोलाइड। बृहदाण्विक कोलाइड क्या होता है, इसको हमको समझना है। बृहदाण्विक बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं उसमें जो कोलाइड कण के रूप में बड़े बड़े क्या होते हैं, बृहद अणु होते हैं। और ये बृहद अणु में कई परमाणु क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। और इनके आकार इस प्रकार से होते हैं कि वो स्वयं कोलाइडी कणों की स्थिति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और फिर वो माध्यम में विस्तृत होकर के क्या करते हैं, कोलाइड विलयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बृहदाण्विक कोलाइड क्या होता है, तो इस कोलाइड में कोलाइड कण के रूप में बड़े बड़े बृहद क्या होते हैं, अणु होते हैं, जिसमें एक से अधिक परमाणु क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं, जिसमें कई परमाणु विद्यमान होते हैं। कई परमाणु क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। कई परमाणु क्या होते हैं, हमें उसमें विद्यमान होते हैं। इन कणों के लिख सकते हैं, इन कणों के आकार है ना, इन कणों के आकार इतने होते हैं कि वह कोलाइड कण, या हम इसको लिख सकते हैं कि इन कणों के आकार कोलाइड है ना, कणों के आकार के होते हैं, कोलाइड कणों के आकार के होते हैं। और माध्यम में
वितरित हो जाते हैं, माध्यम में वितरित हो जाते हैं। माध्यम में क्या हो जाते हैं भाई? वितरित हो जाते हैं, माध्यम में वितरित हो जाते हैं। ये कण है ना आपके द्रव स्नेही कण के जैसा होते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इस कोलाइड में कोलाइड कण के रूप में बड़े बड़े बृहद अणु होते हैं, और वो जो अणु होते हैं उसमें बहुत सारे परमाणु क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। और उन परमाणुओं का या उन अणुओं का आकार इतने बड़े होते हैं कि वे स्वयं किसके जैसा बिहेव करते हैं भाई? कोलाइडी कणों के जैसा बिहेव करते हैं, या उनके आकार इतने बड़े होते हैं कि वो स्वयं कोलाइड कण के जैसा क्या होते हैं? आपका कार्य करते हैं, और फिर उसी रूप में वो माध्यम में क्या हो जाते हैं? वितरित हो जाते हैं। और लगभग इस प्रकार के जो क्या होते हैं आपके जो कोलाइड होते हैं वो द्रव स्नेही कोलाइड के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनके अंतर्गत जो है, या ये कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। ये कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड के समान होते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बृहद आणविक कोलाइड को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बृहद आणविक कोलाइड क्या है, तब बता सकते हैं कि इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं, उस कोलाइड में जो कोलाइड के जो कण होते हैं उनकी बात करें तो बड़े बड़े क्या होते हैं? कण के रूप में पाए जाते हैं, बड़े बड़े अणु के रूप में पाए जाते हैं, और इनके अंदर कई परमाणु विद्यमान रहते हैं, है ना। जैसे बृहद अणु होते हैं तो उस अणु के अंदर कई परमाणु क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। और इन अणुओं का आकार इस प्रकार से होता है कि उनका आकार कोलाइड के आकार के होते हैं, और कोलाइड के आकार होने के कारण उसी रूप में माध्यम में वितरित हो जाते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं? बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण जो होते हैं इसके अंतर्गत जो है बहुत सारा उदाहरण क्या किए जा सकते हैं भाई? लिखे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण इसमें हम लिख सकते हैं, वो है हमारा गोंद हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण ले सकते हैं। स्टार्च होता है, स्टार्च हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण ले सकते हैं। और इस तरीक़ा से हम बृहद आणविक कोलाइड जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं भी। ठीक है, तो इन दोनों में से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है बहु आणविक कोलाइड, और इसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं। ये है हमारा संगुणित, या इसी को बोलते हैं सहचारी कोलाइड, या इसी को कहा जाता है मिसेल। तो इसका 3 नाम है भाई, कौन कौन से? एक हमारा नाम दिया है संगुणित, एक दिया है सहचारी, या इसी को मिसेल के नाम से जाना जाता है। तो वे यौगिक होते हैं, वे यौगिक जो कम सांद्रता पर, सांद्रता क्या है आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वे यौगिक जो कम सांद्रता हो, है ना। तो यौगिक जो होते हैं, या वे यौगिक जो कम सांद्रता पर क्या करते हैं आपका, एक प्रकार से बोलेंगे तो प्रबल विद्युत अपघट्य के जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन ज़्यादा सांद्रता हो जाता है या उच्च सांद्रता हो जाता है, तो उस स्थिति में वो जो यौगिक होते हैं, उस यौगिक के जो भी क्या होते हैं? कण होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं? आपके जुड़ जाते हैं, और एक कोलाइडी तंत्र को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इन कणों के या उन कणों के जो समूहन होते हैं वो समूहन आपका मिसेल कहलाते हैं, और इनमें जो भी पदार्थ जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? संगुणित या सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। तो यौगिक जो के होते हैं वो कम सांद्रता पर क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य के जैसा व्यवहार करते हैं, और जब सांद्रता क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है, तो वही यौगिक आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं, और मिल करके एक कोलाइडी अवस्था के गुण को दर्शाते हैं। और इनके कणों के जो समूहन होता है वो मिसेल के नाम से जानी जाती हैं, और जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके संगुणित या सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। तो इसको हमको थोड़ा सा क्या करना है? यहाँ पर लिखना है। किसको लिखना है हमको? संगुणित, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सहचारी, और या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल। तो ये क्या है अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाया हूँ, तो लिख सकते हैं यौगिक लिख रहे हैं यौगिक जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य
विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। यौगिक जो होता है वो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, लेकिन उच्च सांद्रता पर इनके कण आपस में जुड़कर कोलाइडी अवस्था के गुण को प्रदर्शित करता है। इन कणों के समूहन को मिसेल कहते हैं और पदार्थों को संगुणित या सहचारी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि सहचारी या संगुणित या मिसेल क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वे यौगिक जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य के जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उन यौगिक के जो भी कण होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिल करके एक कोलाइडी अवस्था के गुण को दर्शाते हैं। ये कण जब आपस में मिलते हैं तो उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। और जो उसमें जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, आपका संगुणित या सहचारी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से संगुणित या सहचारी को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। और उदाहरण की अगर बात किया जाए तो इसमें साबुन को डिटर्जेंट जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट को उदाहरण के तौर पर क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से तीनों प्रकार का जो कोलाइड है उसको क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है भी। चलिए अभी हम संगुणित या सहचारी या मिसेल का आगे किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से होता है, वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आगे हमारा टॉपिक है मिसेल का बनना। किसका बनना, मिसेल का बनना। मिसेल का जो बनना होता है इसको हम समझें तो पहले चीज़ तो हम लोग वही चीज़ लिख सकते हैं भाई, मिसेल का बनना क्या होता है। तो वे यौगिक जो कि कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है, व्यवहार करता है, लेकिन ज़्यादा सांद्रता पर क्या होता है आपका, वो आपस में उनके कण संगुणित हो जाते हैं और फिर मिसेल का निर्माण करते हैं। ये हम चीज़ लिख चुके हैं। मिसेल कैसा बनता है इसको हम थोड़ा सा साबुन के उदाहरण से समझते हैं। थ्योरी मैं नहीं लिखूँगा, इसको समझा देता हूँ, ठीक है भाई। तो साबुन के उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक साबुन दिया गया है और इसका फार्मूला दिया है C17 H35 COO और Na। ये हमारा साबुन का एक फार्मूला है जिसका नाम होता है सोडियम स्टीरेट। क्या होता है हमारा, सोडियम स्टीरेट। ये सोडियम स्टीरेट है, ये साबुन का क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। जब साबुन को पानी में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो साबुन को पानी में क्या करने पर, घोलने पर ये आपका क्या हो जाता है, C17 H35 है ना, C17 H35 है, लिख सकते हैं यहाँ पर C17 H35 और COO माइनस में और साथ में Na प्लस में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। ये हमारा टूटता है स्ट्रेट आयन और एक टूटता है सोडियम आयन। तो जब साबुन को क्या किया जाता है, हमारा साबुन को पानी में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो पानी में जाने के पश्चात साबुन जो होता है वह आपका स्टीरेट आयन
और सोडियम आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये जो स्ट्रेट आयन होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें स्ट्रेट आयन होता है। ये स्ट्रेट आयन आपस में क्या होकर के, संगुणित होकर के, आपस में जुड़ करके फिर किसका निर्माण करता है, आपका मिसेल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से मिसेल बन जाता है। अब थ्योरी लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब साबुन को है ना, साबुन मतलब फार्मूला क्या होता है भाई साबुन का, यहाँ पर लिख सकते हैं C17H35COONA। तो जब साबुन को पानी में क्या किया जाता है, विलय किया जाता है, पानी में विलय किया जाता है तो सोडियम स्टीयरेट है ना, सोडियम और सोडियम स्ट्रेट में, स्ट्रेट और किस में भाई, सोडियम आयन में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। आगे स्ट्रेट आयन, आगे C17H35COO स्ट्रेट आयन के कण आपस में संगुणित होकर मिसेल का निर्माण करता है, का क्या करता है, हमारा निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से मिसेल क्या किया जा सकता है भाई, बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे, आपके पास साबुन है, साबुन का सामान्य फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, क्या होता है, तो C17H35COONA होता है, जिसे हम सोडियम स्ट्रेट बोलते हैं। ये जो सोडियम स्ट्रेट होता है, जब उसको पानी में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो हमारा सोडियम स्ट्रेट, सोडियम आयन है ना, सोडियम आयन और आपका जो होता है स्ट्रेट आयन में क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है। और टूटने के पश्चात जो स्ट्रेट आयन होता है, इस स्ट्रेट आयन के कण आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ करके मिसेल का क्या करता है, निर्माण करता है। मिसेल का जो निर्माण होता है वो परिक्षिप्त माध्यम पर क्या करता है, या परिक्षिप्त माध्यम के सांद्रण पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो लिख सकते हैं मिसेल का निर्माण परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। परिक्षिप्त माध्यम के सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। सांद्रता पर क्या करता है भाई, निर्भर करता है। यदि सांद्रता 10⁻³ m हो तो वह है ना, 10⁻³ हो तो साबुन जल में प्रबल विद्युत अपघट्य की है ना, अगर हो तो साबुन जल में प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, लेकिन सांद्रता 10⁻³ m से अधिक हो तो साबुन के कण आपस में जुड़कर मिसेल का निर्माण करता है, मिसेल का निर्माण करता है। अब यहाँ पर मिसेल बनना एक निश्चित ताप से ज़्यादा ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। मिसेल का बनना
मिसेल का बनना सामान्य ताप से अधिक ताप पर निर्भर करता है जिसे क्रांतिक ताप कहते हैं, जिसे क्रांतिक ताप कहते हैं। तो हर प्रकार का जो मिसेल बनना होता है उसका जो ताप होता है, उसके बनने का जो ताप होता है, वह उस ताप से अधिक ताप पर क्या करता है, उसका बनना निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, या इसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। और प्रत्येक मिसलर के लिए या मिसलर तंत्र के लिए एक हमारा ताप होता है जिसे CMC के नाम से जाना जाता है। और इसको और लिखा जा सकता है कि प्रत्येक मिसेलर तंत्र के लिए एक CMC क्या होता है, हमारा ताप होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें मिसेल का बनना क्या किया जा सकता है, आपका समझा सकते हैं। तो ये थ्योरी लिख रहे हैं, थ्योरी का मतलब नहीं, आपको ज़्यादा समझना है कि मिसेल बनता कैसा है। तो मिसेल कैसा बनेगा भाई, तो साबुन का फार्मूला क्या होता है, C17H35 COO और ये होता है Na। इसका नाम क्या होता है हमारा, सोडियम स्टीयरेट होता है। जब इस सोडियम स्टीयरेट को पानी में क्या किया जाता है, हमारा घोला जाता है, पानी में विलय कर दिया जाता है, ये दो भागों में टूट जाता है, C17H35 COO माइनस चार्ज में और Na प्लस चार्ज में टूट जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रेट आयन बनता है, कौन सा आयन, स्टीयरेट। ये जो स्ट्रेट आयन बना है, ये स्ट्रेट आयन क्या करता है, ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेट आयन के साथ क्या कर लेता है, ये संगुणन कर लेता है। और संगुणन से जो हमारा कण बनता है वो कण ही आपका क्या कहलाता है, मिसेल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हमारा मिसेल कहलाता है, या उसे हम मिसेल के नाम से जानते हैं। और बाकी जो चीज़ लिखे हैं कि मिसेल का बनना परिक्षिप्त माध्यम पर क्या करता है, उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि सांद्रता 10⁻³ हो, m हो, तो उस स्थिति में जो है मिसेल नहीं बनता है साफ। लेकिन सांद्रता अगर क्या हो जाता है 10⁻³ से ज़्यादा हो जाता है, तो साबुन के जो स्ट्रेट आयन होता है वो आपस में जुड़ता है और जुड़ करके मिसेल का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से मिसेल का बनना क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आप जैसे समझे हैं थ्योरी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो सूत्र है उसको आप लिख करके आसानी से क्या कर सकते हैं, मिसेल के बारे में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका किसका, मिसेल का बनना। ये तो हो गया मिसेल का बनना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं साबुन का प्रक्षालन किस प्रकार से होता है। यही चीज़ बोलेंगे कि किस प्रकार से साबुन का प्रक्षालन होता है, तो हम थोड़ा सा उसकी ओर क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, ये हमारा दिया है साबुन का प्रक्षालन। किसका प्रक्षालन, साबुन का प्रक्षालन। साबुन का प्रक्षालन मतलब होता है कि साबुन में कैसे कपड़ा साफ होता है, साफ हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। थ्योरी नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है, इसमें मैं सिर्फ समझाऊंगा। अभी जो बोला हूँ वही चीज़ बोलेंगे इसमें, साबुन के प्रक्षालन की क्रिया कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो वही चीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ जो पहले क्या कर चुके हैं, हम लोग बोल चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको थ्योरी को पूरा क्या करना पड़ेगा, लिखने पड़ेगा, नहीं तो नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो साबुन के प्रक्षालन में अर्थात साबुन से कैसे किस प्रकार से गंदगी साफ़ होता है, कपड़ा साफ़ होता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक, आपको पहले से पता है कि साबुन का फार्मूला क्या होता है भाई हमारा, C17H35 COO और ये होता है Na। जैसे ही क्या किया जाता है, साबुन जो होता है वो साबुन को हम क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, हम लोग भिगोते हैं, पानी डालते हैं, तो किस में टूटता है, C17H35 और ये COO माइनस और Na प्लस में क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है। अर्थात यहाँ पर जो सोडियम स्टीयरेट होता है, सोडियम क्या होता है हमारा जो स्टीयरेट होता है, स्टीयरेट, ये सोडियम स्टीयरेट क्या करता है, किस में टूट जाता है भाई, स्टीयरेट में टूटता है और सोडियम आयन में टूटता है। अब क्या होता है, ये जो सोडियम आयन में टूटा है और स्ट्रेट आयन में टूटा है, ये जो स्ट्रेट आयन होता है इसके दो भाग होता है। स्ट्रेट आयन कितने भाग होता है, दो भाग। एक वाला भाग होता है C17 और H35,
इसको हम एल्किल ग्रुप भी बोलते हैं, एल्किल भाग बोलते हैं इसको भाई, क्योंकि इसको R से दर्शाते हैं ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। तो आप C17H35 के जगह ना आप क्या कर सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो इसका एक भाग ये हो गया और एक भाग होता है COO- भाग, तो इसके दो भाग होते हैं। इसका हमारा जो एल्किल वाला भाग होता है ये इसके लिए, किसके लिए, COO- के लिए पूंछ के जैसा व्यवहार करता है, किसके जैसा, पूंछ है ना, उसके जैसा व्यवहार करता है। और ये जो हमारा क्या होता है, COO जो माइनस चार्ज रहता है ये सीर के जैसा व्यवहार करता है। तो COO स्ट्रेट आयन में से COO जो होता है वो सीर के जैसा व्यवहार करता है, और हमारा जो उसका एल्किल वाला भाग होता है, मतलब C17H35 वाला भाग होता है, वो पूंछ के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। ये जो पूंछ वाला होता है ना, ये द्रव विरोधी होता है। कैसा होता है, ये हमारा द्रव विरोधी होता है, मतलब द्रव के साथ इसका नहीं पड़ता है, बोलो साफ साफ, ठीक है, ये द्रव विरोधी हो गया। लेकिन हमारा जो सीर वाला भाग होता है ना, ये द्रव स्नेही होता है, मतलब द्रव से इसको प्रेम रहता है भाई, साफ साफ भाषा में बोला जाए तो ये है, ठीक है। तो सीर वाला भाग क्या होता है, द्रव से स्नेह करता है, द्रव से उसको लगाव होता है। और ये जो पूंछ वाला भाग होता है उसको द्रव से क्या रहता है, उसको दुश्मनी रहता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो पूंछ वाला भाग है जिसको द्रव से तो क्या रहता है, विरोध रहता है, लेकिन आपका जो गंदगी होता है, जैसे तेल हो गया, धूल हो गया, है ना, इसके साथ इनका बढ़िया दोस्ती रहता है। किसके साथ, तेल धूल के साथ इनका दोस्ती अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से दोस्ती बन गया। अब जैसे ही क्या किया जाता है, जो कपड़ा है, जो गंदा कपड़ा, उस कपड़ा को साबुन के पानी में या साबुन को कपड़ा में जब क्या किया जाता है, घिसा जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये जो साबुन का कौन सा वाला भाग होता है, जो पूंछ वाला भाग होता है, कौन सा वाला भाग, पूंछ वाला भाग, जिसका पानी के साथ नहीं जमता है, लेकिन कपड़ा में जो गंदगी है उसके साथ क्या हो जाता है, इसका बढ़िया दोस्ती रहता है। तो ये जो पूंछ वाला भाग होता है वो कपड़ा के जो क्या होता है, तेल होता है और जो धूल होता है उसको घेर करके क्या कर लेता है, एक मिसेल बना लेता है। ये आपका हो गया धूल, है ना, ये हो गया धूल, और हमारे कपड़ा में क्या है, तेल है, इसको चारों तरफ से कौन घेर लेता है, हमारा ये जो पूंछ वाला भाग है, मतलब हमारा एल्किल वाला जो भाग है जिसको R से दर्शाते हैं, ये चारों तरफ से घेर करके किसका निर्माण करता है, आपका मिसेल का क्या करता है, निर्माण करता है। ये तो इसका बाद हो गया। अब ये जो सीर वाला भाग होता है वो क्या होता है, आपका द्रव स्नेही भाग होता है, जो डायरेक्ट किसके संपर्क में रहता है, पानी के संपर्क में रहता है, और ये जो है पानी के साथ क्या बनाता है, मिसेल बनाता है। और सीर वाला जो भाग होता है जो पानी के साथ मिसेल होता है, ये वाला भाग, ये जो धूल वाला जो मिसेल बना है इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, इसके चारों तरफ परत बना लेता है। कौन बना लेता है, हमारा वो सीर वाला भाग जो कि पानी से डायरेक्ट है, इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, इस प्रकार से घेर लेता है। किसको, ये जो हमारा पूंछ वाला भाग जो क्या बना है, मिसेल बनाए हैं, उस मिसेल वाला भाग को जो द्रव स्नेही भाग होता है वो चारों तरफ से इसके तरफ क्या हो जाता है, इस प्रकार से सतह बना लेता है। तो इस प्रकार से पानी के संपर्क में ये हमारा धूल के कण और सब चीज़ क्या हो जाता है, समा जाता है, बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वो सोडियम आयन जो रिलीज हुआ है, सोडियम जो आयन निकला है, वो सोडियम आयन क्या करता है, आपका पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। कहाँ है वो सोडियम आयन, ये देखिए, ये जो सोडियम आयन होता है वो पानी के पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है, और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो वहाँ से झाग बनता है। क्या बनता है, झाग बनता है। और झाग बनने के कारण जितना भी हमारा साबुन के जो कण होता है वो कपड़े के जो है अंदर तक क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के पश्चात जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर धूल के कण के साथ ये जो पूंछ वाला भाग होता है वो मिसेल बनाए हैं, और उस मिसेल को घेर के कौन खड़ा रहता है, हमारा द्रव स्नेही भाग, मतलब पानी वाला भाग उसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, आपका घेर के रहता है। और जैसे ही क्या करता है, इस प्रकार से ये धूल वाला जो मिसेल होता है वो किस में घुल जाता है, पानी वाला भाग में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसे ही कपड़ा को निकाला जाता है तो कपड़ा तो पानी के साथ जाता नहीं है, पानी क्या हो जाता है, नीचे रुक जाता है, और उसी पानी में कौन घुला है, हमारा ये बीच वाला हमारा मिसेल है जिसमें तेल वेल है, सब घुला है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो पानी में रुक जाता है और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साबुन का प्रक्षालन कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रक्षालन होता है उसको इस तरीक़े से लिखा जाता है। तो मैं जितना बोला हूँ लिखेंगे तो कम से कम 7-8 लाइन जाता है, और उसके पश्चात इस प्रकार से जो उनकी प्रक्रिया है उसको समझाया जा सकता है। तो कभी कभार इसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर पूछता है तो आप जैसे समझे हैं वैसे आपको क्या करना है, लिखना है। और अगर मैं लिखवा भी दूं तो उतना रटना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, समझ के लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हो गया आपका साबुन का प्रक्षालन, और आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले जो क्लास है, आने वाला जो क्लास है, उसमें हम आगे
किस प्रकार से कोलाइडी तंत्र को बनाया जाता है, किस प्रकार से कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, ओके।